हमारे विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं कि अपराधियों को कानून व्यवस्था का डर नहीं है। इन्होंने ही कहा। मैं क्या करूं? मैंने तो बताया है माननीय अध्यक्ष जी, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी आए हैं यहां नसीहत देने हमको। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, बेदी जी आप बैठो एक बार, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी हमें एक रूलिंग चाहिए कि सभी साथियों ने जो प्रस्ताव रखा, ठीक है सर, सिग्नेटरी है, वी आर द ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस हाउस। कल मुख्यमंत्री जी ने जिसके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा है, वे भी आए हैं हमें नसीहत देने हमको। तो मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी ने शैतान कल किसको कहा है? क्या हम लोगों को कहा है? जिस शब्द को लेकर के इतना हाउस के अंदर हल्लाऊ कर रहे हैं, मैं अपने विपक्ष के साथियों को कहना चाहूंगा, जो जिस बात के ऊपर हमारी माननीय विधायिका ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने शैतान बोल दिया, ये बात कही इन्होंने। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट जी, बहन जी, बात जवाब तो सुन लो गीता जी, पहले से तय किया हुआ है सर, जवाब तो आप बात सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, कर्नल शैतान सिंह जो एलओसी के ऊपर खड़ा होकर के जिसने इस देश की रक्षा की है, इस देश की रक्षा की है, ये उसको अपमानित कर बोल रहे हैं, ये उसको अपमानित बोल रहे हैं, ये विपक्ष के लोग। अध्यक्ष महोदय, ये तो मैं तो पता नहीं था किस बात में चली आया हूं, जो बताया उन्होंने कि मुख्यमंत्री जी ने शैतान कहा और साथ ये कह रहे हैं कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप मेरे बाप समान हो, ये भी कहा उन्होंने। कहा है, मैं मानता हूं, लेकिन शैतान मेरी औलाद होगी तो मैं क्या करूंगा? फिर ये कोई बात है? ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप देखो, ये कोई भाई, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, तो ये कहते गलत कह रहा हूँ, वापिस ले लूंगा। जब हम कह रहे तो आप वापिस ले लो, कहानी खत्म है। कोई लंबी चौड़ी बात। मेरा निवेदन है इस विषय को खत्म कर। अध्यक्ष महोदय, देखिए, प्रजातंत्र के दो असूल हैं। जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी हैज ऑलवेज हिज वे, बट अपोजिशन हैज ऑलवेज हिज से। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सेइंग थिंग? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरे को बताइए। अगर आपने कहा, विजय साहब ने ठीक कहा कि मैं भी गलत कह रहा हूं, मैं मानता हूं, मैं ये आप कहते हैं मैं गलत कह रहा हूं, विड्रॉ कर लेता हूं। हम कह रहे हैं आपने गलत कहा, विड्रॉ कर लो, खत्म है, प्रजातंत्र को चलने दो। क्या लंबी चौड़ी बात है? लंबी चौड़ी बात है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर क्योंकि कितने आरोप हमारे ऊपर लगाए गए, ये स्पेशल सदन नहीं, आपने क्या क्या बोला कि मैं पूरा नहीं बोल पाया। देखिए, ये उठ के चले गए, मैंने जवाब तो देना था जी, मैंने जवाब देना था भाई। क्या शब्द आपने अध्यक्ष महोदय, हदें पार की आप लोगों ने, अध्यक्ष महोदय ने हदें पार की, ऐसा नहीं लगता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर एक नहीं 5-7 और गालियां दे लो, कोई बात नहीं, चलो और चलो, नहीं और चलो, पढ़ता हूँ, हम क्यों गाली देंगे जी? पढ़ जाओ। मेरा निवेदन, कल भी बड़ी अच्छी चर्चा हुई, विषय को, अगर आप, मुझे लगता है विषय को खत्म करना चाहिए। संतुष्टि होती है सर, मेरा निवेदन है विषय को खत्म करें, दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अगर आपकी संतुष्टि होती है, 5-7 गालियां दे लो, उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा। चलिए उठा साहब, बताओ मेरे को। एक कहावत हाउस है, एक कहावत है, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक के दोनों ज्ञानी। मेरा निवेदन है, लोकहित में, जनता के हित में विषय को खत्म करें दोनों तरफ से। मेरा निवेदन, मैं तो तैयार हूँ। आप भी बड़प्पन दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी दिखा रहे हैं, इसको खत्म करें। वो मैं तो तैयार हूँ, वो भी तो तैयार हूँ। नहीं, सीएम साहब भी तैयार है, सीएम साहब भी हाँ, तैयार है, पर मुझे लगता है कि 0 ओवर में बाकी सबको। जी सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत सीनियर इस सदन के माननीय सदस्य, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे,
और पीढ़ियों से यहाँ पर हैं। बिल्कुल मैंने कल सम्मानित जिक्र भी किया है, मैंने अपने भाषण में जिक्र भी किया है, परंतु माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ये शब्द है जो, ये शब्द कोई गाली नहीं है, ये नाम है, एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, ये नाम है यार। कमाल कर दिया, आप सर्च करके देख लो, आप सर्च करके देख लो, जो व्यक्ति ने इस भारत मां की रक्षा की हो, कर्नल शैतान सिंह, अब भी बोलता है। अगर उसके साथ निवेदन है विषय को खत्म करें। मेरा निवेदन है विषय महोदय, वर्ष 2018 से वर्ष 2025 तक 31/7/2025 तक के बीच में विभिन्न अपराधों के अंतर्गत आपराधिक मामलों का वर्षवार संख्या इस प्रकार है। जवाब में अपना पूरा पूरा दे दिया है। मेरे 2 सप्लीमेंट्री हैं इस पे। सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी, आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया था उसके हिसाब से काफी गैंगस्टर्स को जेल में डाल दिया गया है, अरेस्ट कर दिया गया है, लेकिन आज के दिन ये गैंग्स फिर भी ऑपरेट कर रहे हैं। ये गैंगस्टर्स जेल में बैठे फिर भी एक्सटॉर्शन के फोन, फिरौती के फोन कर पा रहे हैं। तो हमारे जेल्स में कोई कमी है? हम क्यों अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं कर पा रहे अगर हमने कोर्ट एंड कोर्ट जेल्स में डाल दिया है? क्या इनको जेल की सिक्योरिटी मिल रही है ताकि वो खुलेआम गैंगस्टर अपना गैंग वायलेंस करते रहे? आदित्य जी, कल इसके ऊपर काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है, माननीय और जो सरकार ने जवाब दिया है, मैंने भी उसको पढ़ा है पूरा। ठीक है, फिर भी आप शॉर्ट में अपना नहीं, रखिए, माननीय और उस पर लंबी अध्यक्ष, चर्चा नहीं होगी। माननीय मैंने अध्यक्ष, इसीलिए प्रश्नकाल जल्दी निपटा के आपका प्रश्न किया है। मैं मुख्यमंत्री माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा, अपने विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि जब ये कोई स्थगन प्रस्ताव लेकर के आते हैं, हम तो नहीं लेकर के आए, माननीय अध्यक्ष जी ये लेकर के आए, उसके ऊपर डिटेल में चर्चा हुई है, एक एक बिंदु का जवाब दिया गया, और फिर बाज गए उठका इसके अंदर हम क्या करें? नहीं ये गलत है। मंत्री जी, स्पीकर सर, मेरे भाई ने पूछा है कि अथीन में बहुत तकनीकी महाविद्यालय उटावड़ का दर्जा डिग्री महाविद्यालय के रूप में बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? नहीं श्रीमान जी, नहीं है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि भाई बहुत तकनीकी विद्यालय से आप डिग्री कॉलेज क्यों करवाना चाह रहे हैं? अगर इसमें आपको कोई और बात है तो आप मुझे स्पष्ट बताएं, क्योंकि वहां पे सीट भी काफी है, बच्चे भी काफी हैं इसमें भी। फिर भी आपने कोई और ऐसी बात है या आप कुछ और बात चाह रहे हैं तो आप मुझे व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं, और कोई बात अगर आपके ध्यान में अभी है तो आप अभी भी कर सकते हैं। स्पीकर सर, मैं जो बहुतकनीकी कॉलेज उटावड़ में बना हुआ लगभग 40 साल पहले बना था, और पिछले 10 और 15 साल से लगातार ये डिमांड हो रही है। बीटेक करने के लिए हमारे बच्चों को या तो फरीदाबाद या फिर पल्ला इंजीनियरिंग कॉलेज मेवात या दिल्ली के लिए जाना पड़ता है, जहां आकांक्षी लोग हैं और लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, बहुत कम खर्चे में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और डिग्री कर सकते हैं। जमीन अवेलेबल है, बिल्डिंग अवेलेबल है, तो क्यों ना इसको डिग्री कॉलेज बना दिया जाए ताकि हमारे बच्चे वहां डिप्लोमा करके और वहीं के वहीं अपना डिग्री कर सकें, बीटेक कर सकें। मेरी आपसे, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि ये इस कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनाने के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है। ये हालात को देखते हुए और ब्लॉक के हतीन को देखते हुए मेरे सदस्य साथी ने कहा है, इनकी जो समस्या मुझे समझ में आ गई है, और मैं चाहूंगा कि एक बार आप सेशन के बाद व्यक्तिगत भी एक बार बैठ ले, और कोई विषय भी वो भी समझ में आ जाएगा। मैं अधिकारियों से भी बोलूंगा एक बार आपके साथ बैठ के, अभी हम लोग इसमें जो रास्ता निकलेगा निकाल लेंगे, आपको परेशान नहीं होने देंगे। मेरे ये तो सर, इसमें ये जो रिटर्न है सच नहीं ठीक है क्या? ईएसआई हॉस्पिटल सर बन नहीं रहा बाउल में? अध्यक्ष महोदय, ये जो ईएसआई के अस्पताल और डिस्पेंसरियाँ बनती हैं, ये हम नहीं बनाते हैं, ये ईएसआई नई दिल्ली द्वारा बनाया जाता है, और वो अपना काम CPDWD से करवाते हैं। फिर भी मैंने ये पता किया था तो उन्होंने कहा है कि अभी केवल 85% काम ही पूरा हुआ है।
और बाकी पूरा करने के लिए मैंने केंद्रीय जो श्रम विभाग मंत्री हैं उनसे पत्राचार किया है कि इसको जल्दी कराया जाए। केवल वहीं का ही नहीं किया है, और भी कई हमारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनके बारे में भी मैंने उनको लिखा है। जैसे 100 बेडेड ESI अस्पताल बल्लभगढ़, ESI अस्पताल डिस्पेंसरी एट पंचकूला, ESI अस्पताल एट सोनीपत and construction of a building for ESI dispensary at सोनीपत। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त भी हमारा विभाग उनके साथ हमने मैटर टेकअप किया हुआ है। हम 100 बेडेड हॉस्पिटल रोहतक, हिसार, अंबाला, सोनीपत और करनाल में बनाना चाहते हैं। उसमें भूमि जो हस्तांतरण का कार्य है वो तेजी से प्रगति पर है और हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये बन जाए। और मेरी कोशिश है कि हर जिले में जहां पर भी लेबर का काम है, जहां पर ज्यादा डिमांड है, हम वहां पर कम से कम अपना एक 100 बेडेड हॉस्पिटल जरूर बनाएं। और सरकार ने पिछले सत्र में जमीन हस्तांतरण में राहत देने की भी बात की है और वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आदरणीय सदस्य को, मुझे बड़ी खुशी है कि ये पहली बार चुनकर आए हैं और अपने क्षेत्र का ये बहुत ख्याल रख रहे हैं। ये सारे मुद्दे वहां के उठा रहे हैं और वहां की जनता को जल्दी से जल्दी फायदा पहुंचा देना चाहते हैं। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माननीय सदस्य को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि कंप्लीट हो जाने के बाद जब हमें हैंड ओवर हो जाएगा, हम 3 महीने के अंदर अंदर इसका फर्नीचर, इक्विपमेंट और वहां पर कितना स्टाफ लगना है फंक्शनल वो 3 महीने के अंदर हम करके वहां उद्घाटन करके वहां की जनता को हम समर्पित कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक प्रश्न लगाया कि जो हमारे हल्का सढौरा में गांव पड़ते हैं, खानूवाड़ा, चिंतपुर, मलिकपुर, बांगर, रुकाड़ी, बसातियावाड़ा, धर्मकोट, दरियापुर जैसे अनेकों दर्जनों गांव जो सोम नदी के प्रकोप से, बाढ़ के कहर से इन गांवों में पानी से बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और काफी ज्यादा लोगों का नुकसान भी होता है। तो इसका जवाब माननीय हमारी बड़ी बहन है श्रुति जी, उन्होंने, मंत्री जी ने जवाब दिया कि श्रीमान जी, इन सभी गांवों में नुकसान नहीं होता क्योंकि सोम नदी यमुना की एक सहायक नदी है और मानसून के दौरान ही इन गांवों में बाढ़ आती है। लेकिन मैं अपनी बहन से और मंत्री जी से यही पूछना चाहूंगी कि प्रश्न तो मैंने यही लगाया कि इन गांवों में बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान होता है और जो किसानों की फसलें हैं वो भी हजारों एकड़ खराब हो चुकी है इन गांवों में। सर, इस उत्तर में ये है कि सोम नदी यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है और मॉनसून के दौरान वहाँ पे कई जो गांव है वहाँ पे दिक्कत आती है। मॉनसून, नॉन मॉनसून में वो सूखी रहती है और इसके लिए जो ख पार्ट जो है, जो बी पार्ट आपका जो आंसर है, विभाग सोम नदी के मॉनसून के पानी का उपयोग करने के लिए कई प्रपोजल्स पर काम कर रही है और उसके बाद यह समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। आपने वो नहीं पढ़ा बहन जी कि वो इसके ऊपर काम कर रही है, इरिगेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और मैं आपको इसके प्रपोजल्स के बारे में भी बता देती हूँ कि एक वाटर बॉडी बनेगी मलिकपुर बंगर में 100 एकड़ की, जहां पे पंचायत ने प्रस्ताव ऑलरेडी दे चुके हैं। वो काम कंप्लीट होएगा जून 26 में। 2 बराजेस बनेंगे, आदि बद्री और सोम बराज, और ताकि जो पानी जो है वो रेगुलेट हो अच्छी तरह से हो सके, रिवर का फ्लो ठीक आ सके, फ्लडिंग मिटिगेट हो सके, और एक डैम का स्टोरेज स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये सारा की सारा जो है ये डिपार्टमेंट इस पे लगा हुआ है। सदस्य ने 4 भागों में अपना सवाल पूछा है। क भाग का जवाब है, महोदय, यमुना नदी के किनारे बसे पानीपत जिले के 23 गांवों की शामलात भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग
15,807 एकड़ है। ख का है, हाँ महोदय, समालका तहसील के गांव हथवाला, बापोली तहसील के गांव नन्हेड़ा नामक 2 गांवों में चकबंदी का काम चल रहा है। हथवाला गांव में चकबंदी के अधीन भूमि 2106 एकड़, नन्हेड़ा में 856 एकड़ चकबंदी का कार्य पूर्वी पंजाब जो चकबंदी एवं विखंडन निवारण अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। गै का जवाब है 21 गांव में चकबंदी नहीं हुई है, क्योंकि 20 गांव CWP हाई कोर्ट में इसका केस जो है 2046-41, ये आप 2017 दिनेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य अंतर्गत आते हैं, जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में लंबित है। माननीय न्यायालय ने दीक्षित अवार्ड के अनुसार हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्तंभ बनाने का आदेश दिया है। गांवों की भौगोलिक सीमाएं भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा चिन्हित कर ली गई हैं और संबंधित उपायुक्त की देखरेख में लोक निर्माण विभाग द्वारा सीमा स्तंभों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्तंभों के निर्माण के बाद चकबंदी कार्य शुरू हो जाएगा। शेष एक गांव धनसोली तहसील बापोली जो दीक्षित अवार्ड के अंतर्गत नहीं आता, जिसमें पंजाब भू राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 32 की कार्रवाई लंबित है, इसलिए चकबंदी कार्य शुरू नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है आदरणीय अशोक अरोड़ा जी ने, उसका उत्तर इस प्रकार है। श्रीमान जी, ब्रह्म सरोवर के पश्चिमी तट पर अस्थायी आधार पर एक ट्रांसफर स्टेशन पहले से स्थापित किया गया है, जहां से थानेसर नगर पालिका के सॉलिड वेस्ट को प्रतिदिन करनाल प्रोसेसिंग साइट पर ले जाया जाता है। जैसे ही कचरा प्रबंधन के लिए नगर परिषद थानेसर उपयुक्त स्थान निर्धारित करती है, जिसके लिए 20/8/2025 को एक विज्ञापन जारी किया गया, यह ट्रांसफर स्टेशन तुरंत हटा दिया जाएगा। माननीय स्पीकर सर, ब्रह्म सरोवर हरियाणा प्रदेश ही नहीं, इस देश का एक बहुत पवित्र सरोवर है और हजारों यात्री रोजाना वहां पर आते हैं। और ये जो यहाँ डंपिंग प्लांट बनाया गया है, ये डंपिंग पॉइंट, इससे बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के ऊपर है, सड़क के साथ। एक तरफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ ब्रह्म सरोवर है। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां थे, तो मैंने वहां भी मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए रिक्वेस्ट की थी और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिए थे कि इसको तुरंत बंद करके जो हमारा रेलवे एलिवेटेड बना हुआ है वहां पर इसको ट्रांसफर किया जाए, ना कि ब्रह्म सरोवर पे किया जाए। और उसके बाद ग्रीवेंसेस कमेटी में भी आदेश माननीय मंत्री जी ने दिए, परंतु दुख से कहते हैं कि अभी तक भी वो जो ट्रांसफर होने वाला काम है वो बंद नहीं हुआ। तो मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से है कि इसको कब तक बंद कर देंगे, ताकि आने वाले यात्रियों को और वहां रोजाना जो सुबह शाम सैर करते हैं लोग, उनको इस प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस बारे में मंत्री जी बताएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे अशोक जी ने पूछा है अपने सप्लीमेंट्री में, जगह के लिए विज्ञापन दिया जा चुका है। जो इन्होंने साइट बताई है उसकी भी जांच करा लेंगे, और अगर कोई और साइट हो, अगर वो ठीक से नहीं लगेगी और कोई साइट अशोक जी जो सजेस्ट करेंगे आदरणीय, तो उस साइट पर उसको डंपिंग स्टेशन को ले जाएंगे। हमारे विपक्षी साथियों द्वारा एक ऐसा भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है जैसे कि सरकार ने जमीन खरीदने पर कोई नया टैक्स लगाई दिया। माननीय अध्यक्ष जी, या कोई पुराना
उसके ऊपर टैक्स लग रहा था उसको बढ़ा दिया, बेतहाशा बढ़ा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि देश में जमीनों की रजिस्ट्री पर स्टैंप ड्यूटी जो उसका रेट है, रेट के प्रतिशत के रूप में ये वर्ष 1899 से लगती आई है। प्रदेश में पहली बार कलेक्टरेट की व्यवस्था 1987 में लागू की गई। कलेक्टरेट किसी गांव या कॉलोनी में जमीन की खरीद फरोख्त और उस रेट से कम की दर पर नहीं होगी, इसी कारण से कलेक्टरेट लगा। और अगर हो भी तो स्टैंप ड्यूटी कलेक्टरेट की दर पर ही ली जाएगी अगर कोई रेट कम होता है। और इसके तहत ही जिला उपायुक्त साल में 2 बार हर साल अपने सर्कल के कलेक्टर रेट निर्धारित करते थे। हमारे डीसी महोदय करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, 28 नवंबर 1990 से हर साल नए कलेक्टर रेट निर्धारित किए जाने लगे। इनके द्वारा जो वृद्धि की गई वो 25.11%। और अगर हमारा 25, 26, 20 में जोड़ लिया जाए माननीय अध्यक्ष जी, ये वृद्धि बनती है 9.69%। मैं पूछना चाहता हूं कि तब गरीब कहां थे कि हमने रजिस्ट्री पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी 2008 में 2% तो विकास के लिए आपने उसके ऊपर अलग रेट लगाया था, 3 और 5% की उसकी ड्यूटी थी, स्टैंप ड्यूटी। 2008 की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब इसके ऊपर 2% आप लोगों ने विकास के लिए लगाया है कि 2% का पैसा रजिस्ट्री का प्रदेश के विकास के ऊपर खर्चा जाएगा। कलेक्टर रेट को लेकर के जो हल्ला मचा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कलेक्टर रेट से दिक्कत खरीदार को है या बेचने वाले को है? किसको दिक्कत है? कम से कम तो बता दो हम लोग। जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा। पावन धरती वेदों की हो, पावन धरती वेदों की जहाँ हुआ हरि काणा। सीता ज्ञान धरोहर इसकी महाभारत इतिहास, मुकुट शिवाल का धार अरावली यमुना बहती पास। मौत मनाए कार्तिक भावे पूरी मन की आस, सरस्वती के अमृत रस का यही सदा है वास। सदा जीवन सादा बाणा हो, सादा जीवन सादा बाणा, दूध दही का खाना। छबिले मर्द निरारे सुंदर सोनी मान, होली दिवाली ईद गुरुपुरब मनते तीज त्योहार। भाईचारा जग से न्यारा बढ़े प्यार में प्यार, इन गुणों अभिरात को गुणों शिक्षा और व्यापार। बजते डेरू ढोल नगाड़े हो, बजते डेरू ढोल नगाड़े सांग रागनी गाना।
लगाते हैं फसल सुनहरी खेतों बीच किसान, खेल खिलाड़ी मेडल लाकर करे देश का मान, सीमाओं पर हरदम फोकस यहाँ के वीर जवान, छोटा सा परदेश देश की अजब निराली शान, अतिथि देव भव है यहाँ हो